Hello, good morning, students. How are you, beta? I hope you are very well at your home. Today we are going to our next topic, visualizing the nation. आई थिंक हम लास्ट पॉइंट तक पहुंचने वाले हैं, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट दो ही रहे हैं। तो फिफ्थ में क्या है, विजुअलाइजिंग द नेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो नेशन है उसकी जो दृश्य कल्पना है, मतलब उसकी इमेजिनेशन किस तरीके से की जा सकती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वाइल इट इज़ ईजी इनफ टू रिप्रेजेंट ए रूरल थ्रो ए पोर्ट्रेट और ए स्टेट, हाउ डज नो वन गो अबाउट गिविंग ए फेस टू ए नेशन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि अगर कोई शासक है उसको क्या है, एक तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से कि ये शासक ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इस राजा में ये कमी थी, ये बुराई थी। लेकिन एक राष्ट्र को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना इतना ईजी नहीं था। आर्टिस्ट इन द 18th एंड 19th सेंचुरी फाउंड ए वे आउट बाय पर्सनिफाइंग ए नेशन। यानी 18वीं और 19वीं सदी के अंदर क्या था, जो आर्टिस्ट थे ना वो भी मतलब नेशन का मानवीकरण करके इस पर्सन को सोल्व नहीं कर पा रहे थे कि किस तरीके से उसको पर्सनिफिकेशन की जाए। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में क्या होता है कि उन्होंने क्या किया, एक दृश्य को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जैसे कि वह कोई व्यक्ति हो। यानी किसी भी राष्ट्र का कोई दृश्य ऐसा था जिसको उन्होंने ये शो कर दिया कि जैसे कोई ये कोई पर्सन हो। नेशन वर्ड देन पोर्ट्रेड एज ए फीमेल फिगर, यानी उसको एक औरत की रूप दे दिया जाता था। किसी भी राष्ट्र को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको औरत के रूप में, जैसे द फीमेल फॉर्म द वाज चूजन टू पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमन इन रियल लाइफ। यानी रियल लाइफ में वो वैसी कोई औरत होती नहीं थी, लेकिन एक राष्ट्र को एक औरत के रूप में उसकी पहचान बनाई जाती थी कि ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, वो एक औरत की पहचान से मिलता जुलता होता था। नेक्स्ट क्या कहता है इसके बाद में कि रेदर, दूसरी तरफ, इट इज हाउ टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन ए कंसर्न फ्रॉम दैट इज द फीमेल फिगर बिकम ए एलोगोरी ऑफ द नेशन। यानी रूपक, एलोगोरी का मतलब क्या है, रूपक, रूप, उसका रूप कैसा दिखता है। यानी तो दूसरी तरफ क्या हुआ था, जिस नारी को चुना गया था वह असल में लाइफ में कोई नारी थी नहीं। उसके बाद में क्या कि ये तो एक राष्ट्र को मतलब अपने विचार को प्रकट करके उसकी मतलब जो राष्ट्र की जो छवि है, जो राष्ट्र का काम है, जो राष्ट्र का नेचर है, जिस तरह का दिखाई देता है उसको रूपक दे देना, उसको रूप दे देना एक तरीके से। आगे नेक्स्ट में क्या कहता है, नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारी क्या बात होती है। You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and the रिपब्लिक। यानी कि मतलब आपको पीछे भी याद होगा कि फ्रांस की जो रेवोल्यूशन था उसके दौरान भी क्या होते थे, जो आर्टिस्ट थे वो फ्री होते थे बिल्कुल ही, और उनका जो मतलब जस्टिस था, लिबर्टी थी, वो सारा का विचारों को क्या किया जाता था, एक्सप्रेस करने के लिए रूपक का प्रयोग यानी एलिजेंसी का प्रयोग किया जाता था। इन मतलब चीज़ों के ले करके, इन वस्तुओं को, प्रतीकों को व्यक्त करने का, जैसे कि आपको याद होगा कि स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या फिर टूटी जंजीर है। यानी कि जो उसका जो साइन होता था वो क्या होता था, इस तरीके से कोई ना कोई साइन बना लिया जाता था, जैसे कि ब्रोकन चेन वाइल जस्टिस द जनरल। ठीक है जी, इस तरीके से यहाँ पर बना लिया जाता था ताकि उसको रिप्रेजेंट किया जा सके। टूटी जंजीर और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के मतलब प्रतीकात्मक रूप की तरह ही उनको एक्सप्रेस किया जाता था, और जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह एक तराजू के लिए। यानी ये तो आपको पता ही है, आप हर एक मूवी में देखते हो। जो रियल लाइफ में तो हम कोर्ट नहीं गए, लेकिन हमने ऐसा मूवी के अंदर देखा हुआ कि एक औरत खड़ी है और उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। ठीक है जी, यानी कि ये मान लिया जाता है कि ये शुरू से ही ऐसे चलता आ रहा है, आज हम देखे नहीं, शुरू से ही ऐसा होता आ रहा है। सिमिलरली सेम क्या होता था, इसी प्रकार से क्या होता था, महिलाओं का जो रूप था उसका आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में ही किया था, और फ्रांस ने इसे क्या कर दिया, लोकप्रिय ईसाई नाम दिया जिसका नाम था मारियान दिया गया था।
जो नाम दिया गया था उसका नाम क्या था, मारियान था। ठीक है। इन फ्रेंच शी वाज क्रिस्टिड मारियान, ये रहा ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था ये। ठीक है जी। इसके बाद में थोड़ा सा आगे करते हैं इसको। इन फ्रेंच सी वाज क्रिस्टिड मारियान, इसके बाद में क्या है, क्रिश्चियन नेम था। विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ ए पीपल नेशन, यानी कि ये जो आइडिया था वो कहाँ से आया था, जन राष्ट्र के विचार को एक्सप्रेस कर रहा था। और इसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, यानी कि फ्रीडम के थे, और रिपब्लिक के, लिबर्टी जिसको बोलते हैं, रिपब्लिक थे। और ये क्या था, लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी थे। तीन चीज़ें बताएगी, रेड कैप, ट्री कलर और कोकेड। कोकेड को बोलते हैं कलंगी। स्टेटस ऑफ, जो यहाँ का जो स्टेटस था वो क्या था, मारियान की प्रतिमाएं जो थी वो सार्वजनिक चौकों, मतलब जो भी अपने चौक होते हैं ना शहर के अंदर भी, जैसे भूमनशाह चौक हो गया, इधर से हुड्डा चौक हो गया, भाई मैं जहाँ से निकलती हूँ उतने इस चौक याद है मेरे को, बाकी आप लोगों को याद होंगे। सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के, यानी कि ये एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। इसीलिए देखो आपने भगत सिंह चौक है, तो इसका मतलब ये है कि भगत सिंह को लोग याद रखे आज भी, जिन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। इन चीज़ों को याद रखने के लिए उन्होंने इस तरीके से क्या कर दिया, उन लोगों को स्थापित कर दिया। और मारियान की जो सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित किया गया, आज भी देखो कहीं गांधी जी की फोटो है नोट के ऊपर, कहीं किसी मतलब कली बाबा के मतलब गुफाओं वगैरह की है, जनता गुफाओं की, इस तरह की नोटों के ऊपर भी क्या ये पिक्चर इसीलिए बनाई जाती है ताकि इनको लोग लंबे समय तक याद रख सके, ये किसी भी तरह भूले नहीं। ठीक है जी, ये यहाँ पर था। इसके बाद आगे क्या कहता है नेक्स्ट में, मैं ये कहना चाहता है सिमिलरली इसी तरीके से क्या था, जर्मियन become the agency of the German nation in the visual representation German were वो oak leaves of a German stands of heroes, यानी इस तरीके से क्या कर दिया गया जर्मन का, उन्होंने इसी तरीके से इसी चीज़ों को, इसी भावनाओं को उन्होंने आगे भी क्या कर लिया, बढ़ाते चले गए, उनको आगे के आगे लेते चले गए। हाँ जी, अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसके बाद, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब क्या है, राष्ट्रवाद, और इम्पेरियलिज्म का मतलब है साम्राज्यवाद। यार ये इसके बारे में क्या करेंगे, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। बाय द लास्ट क्वार्टर, सबसे लास्ट पॉइंट भी हमारे लेसन का यही है कि क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी बट बिकम ए नैरो ए क्रीड विद लिमिटेड एंड्स, यानी कि 19वीं सदी में क्या हो गया, अंतिम में चौथे एक राष्ट्रवाद का आदर्शवादी उदारवादी, यानी कि वादी स्वभाव नहीं रहा जो कि सदी के पहले भाग में था। अब राष्ट्रवाद क्या हो गया, सीमित लक्ष्यों को मतलब इकट्ठा करके, एक तरीके से इकट्ठा करके उन सिद्धांत को लेकर के चलने लग गया। और इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति क्या होने लग गए, अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, यानी एक दूसरे के प्रति क्या होने लगी, उनकी हीन भावना आने लगी, और एक दूसरे के लिए क्या होने लग गए, वो लड़ाई करने के लिए 24 घंटे तैयार रहने लग गए। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल होने लग गया। 1871 के बाद क्या हो गया, यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था, यानी कि 1871 यूरोप के अंदर क्या था कि जो मतलब जो राष्ट्र था, जो नेशन था, उनका जो मेन पॉइंट था वो कहाँ था, बाल्कन में, कॉल्ड द बाल्कन। जब इस क्षेत्र में भौगोलिक रूप से जो चीज़ें होती थी, यानी कि ज्योग्राफिकल, एंड दूसरा क्या था कि जातीय भिन्नता। जातीय भिन्नता का मतलब कि एथनिक वेरिएशन कंप्रेजिंग मॉडर्न बाय रोमानिया, जो इसके नाम दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, रोमानिया है, बल्गेरिया है, अल्बेनिया है, यूनान है, मैसिडोनिया वगैरह वगैरह, बहुत सारे नाम है। इन सबको क्या किया गया, शामिल किया गया इसके अंदर। फिर क्या है,
कि क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। इस तरह के क्षेत्र के जितने भी लोग थे उनको क्या पुकारा जाता था? स्लाव नाम से पुकारा जाता था। अच्छा, इसके बाद में क्या था कि बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा, एक लार्ज पार्ट जो था बाल्कन क्षेत्र का, वो क्या हुआ था? ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, जो ये रहा ओटोमन, ठीक है जी, नियंत्रण में था। और बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन की से स्थिति काफ़ी विस्फोटक होगी। यानी इन दोनों के मिल जाने से स्थिति में काफ़ी क्या आ गया? चेंजेज आ गया। और अब ये क्या हो गया? डेस्टिनेशन ऑफ ओटोमन इज वेरी एक्सप्लोजिव हो गई थी काफ़ी। इसके बाद में क्या कहते हैं? ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी ऑफ ओटोमन एम्पायर, यानी कि जितनी यूरोपीय राष्ट्रवाद अपने चुगल से निकल गए थे, यानी कि इस टाइम में जितने थे वो स्वतंत्रता की घोषणा मतलब करने लगे। और बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के मतलब दावों को राष्ट्रीयता का आधार बना दिया। अब उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल अब साबित करने के लिए किया। कभी स्वतंत्र थे किंतु उसके बाद विदेशी शक्तियों ने क्या कर लिया? उन सभी को अपने अधीन कर लिया। और इस अधीन करने के बाद क्या? बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही जो राष्ट्रीय समूह थे उन्होंने संघर्षों को लंबे समय में से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा था। उनका ये इस तरीके से अपने आप को आज़ाद कराने का जो स्ट्रगल कर रहे थे उसके बारे में उन्होंने देखा था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है कि जैसे जैसे यानी एज द डिफरेंट स्लैब्स नेशनलिज्म स्ट्रगल हुआ था। तो जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र मतलब गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। एक दूसरे से लड़ाई करना, मारपीट करना, एक तरीके से बाल्कन क्षेत्र वहाँ का इस तरीके से बन गया। बाल्कन स्टेट्स वर फायरसली जेलियस, हर बात पे वो क्या करने लग गया? मतलब लड़ाई के लिए तैयार रहने लगा। और राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे। जेलियस मतलब ईर्ष्या करते थे। और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियाँ अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि वहाँ का जो बाल्कन क्षेत्र था, वहाँ की बड़ी से बड़ी शक्तियाँ के बीच में क्या होने लगी? प्रतिस्पर्धा होने लगी। एक दूसरे को लेकर के कॉम्प्लिकेटेड हो गए। वो एक दूसरे को लेकर के काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे वो लोग। कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद में इसके बाद में क्या हो गया? और इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेश के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा, गहरी बातें होने लगी, गहरी लड़ाई होने लगी। हर बात के लिए उन्होंने क्या कर लिया? लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। जिस तरह बाल्कन समस्या से आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑटो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों को पकड़ को जोड़ करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध यहीं से हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार कहाँ से शुरू होता है? यहीं से शुरू होता है, जिसके बारे में हमने काफ़ी हद तक पढ़ रखा है। ठीक है जी, यहाँ से हमारा क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वार। इसके बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। क्या था? ये रहा जी, नेशनलिज्म विद इम्पेरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1814, यानी कि जो साम्राज्यवाद था वो जुड़कर राष्ट्रवाद बन गया 1914 के अंदर। 1914 में यूरोप को महाविदा की ओर ले गया। ठीक है, बट मीन वाहिल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर, यानी कि उसमें क्या कर दिया गया? देशों में, लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशीकरण करना शुरू कर दिया, यानी कि कॉलोनीज में डिवाइड करना शुरू कर दिया। साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे, वो उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। ठीक है, द एंटी इंपीरियल ने क्या मतलब क्या हो गया यहाँ पर?
हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण किस तरह से करें, कितना संघर्ष करें। वो थक गए थे। अब वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी। राष्ट्रवाद के ये यूरोप विचार कहीं नहीं दोहराए गए थे। दोबारा से उन चीज़ों को किसी के द्वारा भी नहीं लिया जा रहा था, चराए जा रहे थे, क्योंकि हर जगह ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। मगर इस विचार की समाजों को राष्ट्र राज्यों से गठित किया जाना चाहिए, यानी कि उनका नेशनलिज्म होना चाहिए, उनके नेशनल स्टेट्स बनने चाहिए। अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया था, इस तरीके से मान लिया गया था कि राष्ट्र राज्यों को इकट्ठा किया जाना चाहिए, और ये चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। नेचुरल और यूनिवर्सल दोनों तरीकों से उनको क्या कर लिया गया, मान लिया गया। बेटा ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके हम लोग टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे और MCQ क्वेश्चन करने आपने।